बीरबल सबसे अधिक चहेता था अकबर का, और इसी के चलते उससे जलने वालों की कमी नहीं थी दरबार में। ऐसे ही एक दिन बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, बंदा परवर, बीरबल के स्थान पर आपको संगीत सम्राट तानसेन को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बादशाह बोले, ठीक है, मैं दोनों की परीक्षा लूंगा, उसमें जो खरा उतरेगा वही प्रधानमंत्री बनने के काबिल होगा। अगले दिन बादशाह ने एक एक सीलबंद लिफाफा बीरबल व तानसेन को देते हुए कहा, इसमें रूस के बादशाह के नाम मेरा पैगाम है, इसे लेकर जाओ और उनका जवाब लेकर वापस आओ। बीरबल और तानसेन दोनों रूस जा पहुंचे और वहां के बादशाह को अकबर का पैगाम दिया। उसमें लिखा था कि पैगाम लेकर आने वाले दोनों आदमियों को तुरंत मरवा दो। और रूस के बादशाह ने भी तुरंत हुक्म दाग दिया कि बीरबल व तानसेन के सिर कलम कर दिए जाएं। हुक्म मिलते ही सैनिक दोनों को ले चले वधस्थल की ओर। तानसेन बेहद डर गया था। वह जोर जोर से रोता हुआ बीरबल से बोला, बीरबल, मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री, मुझे तो बस यहाँ से सही सलामत वापस ले चलो। घबराया हुआ तो बीरबल भी था, लेकिन उसने अपने होश कायम रखे थे। वह तानसेन के कान में कुछ फुसफुसाया। बीरबल के शब्द सुनकर तानसेन को कुछ तसल्ली मिली। फिर कुछ ही देर बाद उन दोनों में इस बात को लेकर तीखी नाकझोंक होने लगी कि पहले किसका सिर कलम किया जाएगा। बीरबल जल्लाद से बोला, पहले मुझे मारो। तानसेन भी आगे बढ़कर बोला, नहीं, पहले मेरा सिर कलम करो। नहीं, पहले मेरा, बीरबल बोला। वहां मौजूद सभी लोग बीरबल व तानसेन की यह बहसबाजी देख हैरान हो गए। उन्होंने रूस के बादशाह को खबर भिजवाई। सुनकर रूस का बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा बैठा और वहां जाकर बीरबल से बोला, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। बीरबल ने जवाब दिया, सुल्तान, इसके पीछे एक राज है जो हम बता नहीं सकते। आप वैसा ही कीजिए जैसी हमारे बादशाह की इच्छा है। अब रूसी सुल्तान की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह बोला, नहीं, मैं तब तक तुम दोनों को नहीं मरने दूंगा जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि वह राज क्या है। तब बीरबल बोला, हुजूर, हमारे बादशाह चोरी छिपे आपका राजपाट हड़पना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में आपको हरा पाना आसान नहीं है। बादशाह अकबर के गुरु ने उन्हें बताया है कि यदि वे अपने देश के दो निर्दोष आदमियों की हत्या तुम्हारे हाथों करवा देंगे तो दोष तुम्हारे पर आ जाएगा और हमारे बादशाह को बहाना मिल जाएगा आपके देश पर हमला करने का। उनके गुरु ने यह भी बताया कि हम में से जो पहले मारा जाएगा वह अगले जन्म में रूस का सुल्तान बनेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे पहले मारा जाए। कहकर बीरबल चुप हो गया। बीरबल की यह बात सुनकर रूसी सुल्तान ने दोनों को मारने से इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों को मारकर दोषी नहीं कहलाना चाहता। और उसने उन दोनों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस भिजवा दिया। रूस से दोनों को सही सलामत लौटा देख बादशाह अकबर हैरान रह गए। तभी तानसेन बोला, जहांपना, बीरबल ही वजीरे आजम बनने के सर्वथा योग्य है। यदि बीरबल मेरे साथ न होता तो मैं आज आपके सामने जिंदा न खड़ा होता। यह सुन सभी ईर्ष्यालु दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं। बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है। बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं।
आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है। काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है। बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल हम क्या सुन रहे हैं। तुम काबुल गए थे, बताओ तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है। बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं। मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चाव चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है। बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। चोल क्या कहता है। बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। मौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। या मोचकर उसने इस ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। मैं लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमन्ना से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो कैसे आना हुआ। दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहाँ मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है।
यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहांपनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहांपनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूं? हाँ, देख सकते हैं, बीरबल ने आगे कहा। यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं न? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं। मैं अभी हाजिर करता हूँ। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांककर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीबी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले लीं। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगाती। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गई। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीबी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फातिमा बीबी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख लें ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपका जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीबी के इतना कहने पर काजी बोला, बीबी साहिबा, आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेल कर भी सुरक्षित रखूंगा।
आप आराम से हज करने के लिए जाइए, काजी ने फातिमा बीबी को दिलासा देते हुए कहा, तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थीं। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीवी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगा कि वह अब लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहरें अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीबी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीबी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आई और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गई। काजी ने उन्हें थैली वापस दे दी। घर पहुंचकर फातिमा बीबी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रांगे के टुकड़े थे। फातिमा बीबी का चेहरा बुझ गया। वह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं हैं। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो, ऊपर से बदनामी भी। देखो बीबी साहिबा, मैंने तो केवल थैली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थीं, वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी, वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए, आप मुझे बदनाम न करें। काजी की बातें सुनकर फातिमा बीबी को चक्कर से आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब मुझ पर रहम करो। मैं एक निःसंतान बूढ़ी विधवा हूं। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो। वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते हैं तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहमदिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझ बेसहारा वृद्धा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीबी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीबी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। फिर अचानक ही उनकी आंखों के सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वह बदहवासी सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गई। दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहां पनाह, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी थैली इसे वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस थैली में सोने की मोहरें थीं या रांगे के टुकड़े। काजी ने बड़ी सफाई से जहां पनाह के सामने झूठ बोला। लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीबी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी मोहरें कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। शहंशाह ने यह हुक्म देकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीबी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दीं। फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगरों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया।
बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी न? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे, एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ था? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और। शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमगीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहांपनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, रांगे के टुकड़े थे। दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने 10 सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने बोला, बर्फ। जहांपनाह के बाद दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे। लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहांपनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है।
दूध और कपास को मैंने यहाँ इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहांपनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा इस सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपका सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है। लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्करा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। बादशाह अकबर का बेहद चहेता था बीरबल। हर मामले में बादशाह उससे सलाह मशविरा करते थे। ऐसे में कुछ वरिष्ठ दरबारी स्वयं को अपमानित महसूस करते कि बादशाह उनके साथ पक्षपात करते हैं। इसी के चलते वे बीरबल से द्वेष रखने लगे थे। एक दिन चाँदशाह अकबर ने जब दरबार में प्रवेश किया तो सभी दरबारी चुपचाप अपने स्थानों पर बैठे रहे।
बादशाह समझ गए कि जरूर कोई बात है इसके पीछे, लेकिन क्या, यह वह नहीं समझ पाए। बोरबल भी दरबार में मौजूद नहीं था। बादशाह ने कोशिश करी कि विभिन्न मसलों पर दरबारियों की राय ली जाए, लेकिन कोई कुछ बोला ही नहीं। आखिरकार उन्होंने उनसे इस चुप्पी का कारण पूछ ही लिया। तब एक वरिष्ठ दरबारी खड़ा होता हुआ बोला, हुजूर, वर्षों बीत गए हमें आपकी खिदमत करते। हमारी ईमानदार व निष्ठा भी संदेह से परे हैं। लेकिन फिर भी आप हर मामले में बीरबल से ही सलाह करते हैं, हमें पूछते तक नहीं। ऐसा क्यों? इसमें हमें अपनी बेइज्जती महसूस होती है। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, यह अच्छा है कि संयोगवश बीरबल दरबार में मौजूद नहीं है। आपके पास अच्छा मौका है कि खुद की उपयोगिता सिद्ध कर सकें। मेरे एक सवाल का जवाब दें। पेड़ का बीज कहाँ होता है? सवाल सुनकर सभी दरबारी सिर जोड़कर बैठ गए, लेकिन जवाब किसी को भी नहीं सूझ रहा था। तब बादशाह बोले, आप खुद ही देख लें। किसी के पास भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे में बीरबल जैसे बुद्धिमान की सलाह न ले तो क्या करें? यदि आप सभी योग्य व चतुर होते तो हमें बीरबल जैसे सलाहकार की जरूरत ही न होती। अब देखते हैं बीरबल के पास क्या जवाब है इस सवाल का। बादशाह ने बीरबल को बुलवा भेजा। जब वह आ पहुंचा तो अकबर ने अपना वही सवाल दोहरा दिया, बताओ पेड़ में बीज कहाँ होता है? प्रश्न सुनते ही बीरबल ने एक सेवक से कहा कि पानी भरा एक गिलास लेकर आए। जब पानी आ गया तो बीरबल ने उसे जमीन पर छिड़कते हुए कहा, यहाँ इसी जगह पर है पेड़ का बीज। बादशाह व दरबारी समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहता है। फिर भी अकबर बोले, बीरबल, जरा खुलासा करके बताओ कि क्या कहना चाहते हो। बीरबल बोला, हुजूर, पेड़ के बीज धरती के भीतर ही होते हैं। जैसे जैसे उस बीज को पानी मिलता जाता है वह फूटकर धरती से बाहर आ जाता है और धीरे धीरे पेड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बस पानी की जरूरत होती है। उत्तर सुनकर सभी दरबारियों ने एक स्वर में बीरबल की प्रशंसा की। उन्हें पता चल गया कि बीरबल के रहते उनकी दाल नहीं गलने वाली। शहंशाह अकबर को अपने दरबार में चहल पहल और मजाक बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि सच्ची मित्रता किसे कहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, सच्ची मित्रता को परखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। अकबर को ये बात मंजूर हुई। उन्होंने बीरबल को प्रयोग करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शहंशाह अकबर को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। जो भी उन्हें उधार देगा उसे दोगुना लौटाया जाएगा। यह सुनकर राज्य भर के लोग दरबार में स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंचने लगे। हर कोई सम्राट को उधार देकर दोगुना मुनाफा कमाने का लालच कर रहा था, लेकिन बीरबल ने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी। आखिरकार बीरबल का एक गरीब मित्र दरबार में आया। उसके पास सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसने बीरबल को बताया कि वह सम्राट को उधार देना चाहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, सम्राट को 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 हैं। गरीब मित्र ने जवाब दिया, बीरबल, मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती, जरूरत के समय थोड़ा देना भी बहुत होता है। बीरबल उस गरीब मित्र की सच्ची मित्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अकबर को सारी बात बताई। अकबर को भी गरीब मित्र की ईमानदारी और निस्वार्थ भाव पसंद आया। उन्होंने उस गरीब मित्र को सम्मानित किया और उसे राज्य का सबसे सच्चा मित्र घोषित किया। साथ ही उन्होंने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव और जरूरत के समय साथ देने पर टिकी होती है।
सच्चा मित्र वही होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। दिल्ली में एक व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से बेहद गुस्सैल था। उस पर मजा यह कि वह जो कुछ भी बोलता वह सच हो जाता था। एक दिन वह व्यापारी दोपहर का भोजन करने बैठा था। अभी उसने पहला कौर ही तोड़ा था कि खाने में बाल निकल आया। गुस्से में भरकर चिल्लाते हुए वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, आगे से यदि मेरे खाने में फिर कभी बाल आया तो मैं तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। समझ में आया? सुनकर व्यापारी की पत्नी भय से कांप उठी। अब वह पूरी सावधानी से खाना बनाती ताकि बाल न गिरने पाए। फिर भी न जाने कैसे एक दिन व्यापारी के खाने में बाल निकल ही आया। यह देख गुस्से से भरे व्यापारी ने अपने नौकर को आदेश दिया कि जाकर किसी नाई को पकड़ लाओ। नौकर चला गया। अब व्यापारी की पत्नी को आभास हुआ कि उस पर कैसी विपदा टूटने वाली है। उसने तुरंत स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और भीतर से चिटखनी चढ़ा दी। फिर उसने किसी तरह से उसी शहर में रहने वाले अपने 4 भाइयों को संदेश भिजवा दिया। बहन का संदेश मिलते ही चारों भाई व्याकुल व चिंतित हो उठे। सहायता के लिए वे बीरबल के पास जा पहुंचे। बीरबल बोला, आप चारों अपना ऊपरी शरीर निर्वस्त्र रख कंधे पर अंगोछा रखकर वहां पहुंचो। मैं भी वहीं पहुंचूंगा। चारों भाइयों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने करने को कहा था। इसी बीच व्यापारी का नौकर नाई को पकड़ लाया था। अब व्यापारी उस दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा जिसके पीछे उसकी पत्नी ने स्वयं को छिपा लिया था। तभी उसकी पत्नी के चारों भाई ऊपरी नंगे बदन कंधे पर अंगोछा रखे वहां आ पहुंचे। व्यापारी उन्हें देखकर भौंचक रह गया। तभी बोरबल भी वहां आ पहुंचा और बोला, चलो अर्थी तैयार करें। यह सुनकर व्यापारी आगे बढ़ता हुआ बोला, यहाँ क्या हो रहा है? कौन मर गया है? उत्तर बीरबल ने दिया। मरा तो कोई नहीं है, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी स्त्री के बाल तभी उतारे जाते हैं जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। हमें जब पता चला कि तुमने अपनी पत्नी का सिर मुड़वाने को नाई बुलवाया है तो हमने बाकी तैयारियां भी पहले ही कर लो। अब व्यापारी को अपनी भूल का आभास हुआ। वह बोला, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। अब मैं ध्यान रखूंगा कि गुस्से में आकर ऐसा कोई निर्णय न लें जो मेरे लिए हानिकारक हो। बादशाह अकबर का बिस्तर लगाने वाला सेवक उस बिस्तर पर सोकर देखना चाहता था। मौका देख चुपचाप एक दिन वह शाही बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी ही देर बाद उठ खड़ा हुआ ताकि कोई देख न ले। लेकिन महल में तैनात एक सैनिक ने उसे ऐसा करते देख लिया था। संयोगवश उस सैनिक व दूसरे सैनिक के आपसी संबंध अच्छे न थे। वह सैनिक तुरंत बादशाह अकबर के पास गया और सारी घटना उन्हें बता दी। बादशाह यह सुनकर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने आदेश दिया, कल सुबह उस सेवक को 20 कोड़े मारे जाएं। जब सेवक को यह मालूम हुआ तो वह बेहद डर गया। वह सीधा बीरबल के घर जा पहुंचा तो बीरबल ने उससे आने का कारण पूछा। तब उसने सारी घटना बयान कर दी। सुनकर बीरबल बोला, चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। यह सुनकर सेवक बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। अचानक अर्धरात्रि के समय पूरे महल में हलचल मचने से जाग हो गई। कोई जोर जोर से रोचिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में सभी वहां एकत्र हो गए। उन्हें यह देखकर बेहद ताज्जुब हुआ कि इस समय रोने चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सेवक था जिसे बादशाह ने सजा सुनाई थी। उस सेवक ने आसमान की ओर मुंह उठाकर गहरा सांस भरा और बोला, हे ईश्वर। बादशाह सलामत पर रहम कर। उसके हाव भाव उदासी भरे थे और वह अभी भी आकाश की ओर ही ताक रहा था। तब महल में तैनात कुछ सैनिकों ने सोचा
शायद इस पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है और वे उस सेवक पर पवित्र जल के छींटे मारने लगे। इस हलचल व शोरगुल के चलते बादशाह और बेगम दोनों ही जाग गए। वे भी वहीं आ पहुंचे। वह सेवक अभी तक चिल्ला रहा था, हे ईश्वर रहम कर, बादशाह को माफ कर दे। बादशाह पर नजर पड़ते ही सेवक की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोता रोता बोला, हुजूर, आपके लिए कितनी बड़ी सजा है। मेरी सजा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अकबर यह सुनकर सकपकाते हुए बोले, मेरी सजा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सेवक बोला, हुजूर, मैंने सपने में देखा कि मृत्यु के दूत यानी यमदूतों ने आपको एक खंभे के साथ बांध दिया है और आपको कोड़े मारे जा रहे हैं। यह देखते ही मैं कूदकर आपके और यमदूत के बीच आ गया और बोला, नहीं, हमारे बादशाह को कोड़े से मत मारो, इनके बदले मुझे सजा दे लो। लेकिन यमदूत कहने लगा, नहीं, सजा इसे ही मिलेगी। तुम तो थोड़ी ही देर के लिए शाही बिस्तर पर लेटे थे और तुम्हें इसके लिए 20 कोड़ों की सजा मिली, जबकि बादशाह तो सालों साल से शाही बिस्तर पर सोते आ रहे हैं। उन्हें तो कम से कम 1000 कोड़े लगाए जाने चाहिए। कहकर वह सेवक दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगा। बादशाह कुछ न बोले, लेकिन सेवक को दी गई सजा वापस ले ली। वह समझ गए थे इस सारे नाटक के पीछे जरूर बीरबल का हाथ है। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मुहरें मिली थीं। मालिक, क्या वे मुहरें तुम्हारे पास अभी भी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल के यह कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। एक मुहर तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मुहर मेरे पास है। वह मुहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मुहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफगर थोड़ी देर के बाद मुहर लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मुहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी ना, दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला, हाँ तो? बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरज कर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुई। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। सम्राट अकबर के दरबार में, जहां चहल पहल कभी थमती नहीं थी, एक दिन सन्नाटा छा गया। दरबार में सम्राट अकबर दाखिल हुए। उनके साथ हमेशा की तरह उनके मंत्री बीरबल भी थे। बीरबल का माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, एक अजीब समस्या सामने आई है। एक धनी व्यापारी का कहना है कि चोरों ने उसकी बहुमूल्य माणिक्य माला चुरा ली है, लेकिन उसके पहरेदारों से सख्ती से पहराए गए घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या होगा? बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दें, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा।
अपने धैर्य के लिए जाने जाते अकबर ने सहमति जता दी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके होठों पर एक चालाक मुस्कान थी। उनके साथ एक दूध का कटोरा और एक शरारती स्वभाव वाला बंदर था। उन्होंने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, कृपया उन सभी लोगों को इकट्ठा करें जो उस समय व्यापारी के घर मौजूद थे जब हार गायब हुई थी। लोग घबराए और परेशान दिखते हुए इकट्ठा हुए। बीरबल ने दूध का कटोरा बीच में रख दिया और बंदर को छोड़ दिया। दूध की तरफ आकर्षित होकर बंदर कटोरे की तरफ कूद पड़ा और अपना पंजा दूध में डुबोकर चारों तरफ छींटे मारने लगा। अचानक भीड़ में से एक महिला जोर से चिल्लाई। उसका हाथ अनजाने में उसकी गर्दन पर चला गया। जहां हार हुआ करती थी वहां अब सिर्फ गीलापन था। अकबर की आंखें तेज हो गईं। उन्होंने महिला के कपड़ों की तलाशी का आदेश दिया और वहां उसकी शॉल के नीचे चोरी हुआ माणिक्य हार छिपा हुआ था। महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह व्यापारी के नृत्य दल में एक कलाबाज थी और उसने बड़ी ही चतुराई से प्रदर्शन के दौरान हार चुरा ली थी, लेकिन वह बंदर की सूंघने की तेज शक्ति को कम आंकती थी। बंदर ने दूध की हल्की सी गंध को सूंघ लिया था जो महिला ने हार छिपाते समय उस पर लग गई थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की और बंदर के अप्रत्याशित योगदान के लिए उसकी प्रशंसा की। इस मामले की खबर पूरे राज्य में फैल गई, जिसने एक बार फिर से बीरबल की मुगल दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ख्याति को मजबूत कर दिया। सीख चोरी करने वाली महिला को भले ही लगा कि उसने चतुराई से हार चुरा ली है, लेकिन अंततः उसे अपनी गलती का फल मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और बेईमानी का रास्ता कभी भी स्थायी नहीं होता। हमें हमेशा ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि अगर तुम्हें न्याय व सोने की मोहर में से चुनने को कहा जाए तो तुम किसे चुनोगे? बीरबल बिना हिचक बोले, सोने की मोहर। अकबर हैरान हुए और बोले, तुम न्याय की जगह स्वर्ण मुद्रा लेना पसंद करोगे? हाँ, बीरबल ने कहा। दरबारी भी यह बात सुनकर हैरान हो गए। वर्षों से वे सब बीरबल को बादशाह की नजरों से नीचा गिराना चाहते थे, लेकिन आज तक किसी को सफलता नहीं मिली और आज वह काम बीरबल ने स्वयं कर दिया। उन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह बोले, अगर कोई नौकर इस बात को कहता तो मुझे बुरा व अजीब नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे इस उत्तर से मैं अचंभित व दुखी हूं। मुझे नहीं पता कि तुम इतने लालची हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में न्याय तो सबको मिलता है, इसलिए न्याय तो मेरे पास पहले से ही है, लेकिन मेरे पास धन की कमी रहती है, इसलिए मैंने सोने की मोहर को चुना। अकबर बीरबल के उत्तर से खुश हुए और उसे एक नहीं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीं। इस कहानी से शिक्षा, किसी को उसके कार्य की सजा देने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके लिए उसके पास ठोस कारण हो सकते हैं जो शायद आपको पता न हो। हर किसी को अपने आप को बचाने का मौका मिलना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति कभी अपने मालिक की प्रशंसा करने के मौके को नहीं छोड़ता। वह जानता है मालिक के गुणों को जानना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह उसके लिए जादू की तरह काम करता है, जैसे बीरबल के लिए।